दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल लोक सभा एग्जाम्स पावर्ड बाय लोक सभा एकेडमी। सो वी आर डूइंग द लेवल लॉ चैलेंज दोस्तों फॉर यूपीएससी पीएफओ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड ईओ एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अभी तक क्या लेवल लॉ चैलेंज चला रहे हैं दोस्तों। ठीक है, फॉर यूपीएफओ एग्जामिनेशन, उसमें स्पेशली फॉर लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है, and computer and accounting related। ठीक है दोस्तों, so today we are going to discuss legislation related with the wages and occupational safety। ठीक है दोस्तों, so today we are going to discuss this 4 legislation as a part of the series। Today we will try to complete one act, very important act दोस्तों, the Factories Act 1948। the Factories Act 1948 दोस्तों। so hope you are liking the initiative labor law challenge। ठीक है दोस्तों, for UPFC this EPFO examination which is going to be conducted on 2nd July। अभी एक महीने रह गया दोस्तों, just 1 month left। you have to speed up your preparation, you have to focus a lot, revise and revise, read practice like that you need to follow। ठीक है दोस्तों, just read the content and practice as much as possible MCQs test series। ठीक है, so if you are interested you can join our test series also। ठीक है, we already launched दोस्तों, this is our test series। so if you are interested you can join this test series also। ठीक है, just in 199 rupees there are 10 tests and discussion also। you will get videos, ebook related to this PDF level laws and other doubt clearing session also। ठीक है दोस्तों, so if you are interested you can buy this test series also। just WhatsApp पे आप डिटेल भेजिए इस नंबर पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए हुए हैं जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज को। ठीक है दोस्तों, जो 1 जून से स्टार्ट हो रही है दोस्तों, 1 जून से लेके 25 जून तक वी विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल 10 टेस्ट। ठीक है, सारे 10 टेस्ट हम कंप्लीट करेंगे 25 दिन के अंदर, और आप रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज टुडे वी विल ट्राई टू कवर आवर लेजिस्लेशन रिलेटेड विद द वेजेस एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। उसमें फैक्ट्रीज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वी विल ट्राई टू द फिनिश द फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो हम फैक्ट्रीज एक्ट को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, yes friends, so this is what, just give me a second। yes, I hope now it is visible। तो ये क्या है, now it is legislation related with the wages and occupational safety, जो लेबर लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। तो ऐसे कानून जो कि वेजेस मतलब वेतन से रिलेटेड हैं, और उसके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो उसकी सुरक्षा संरक्षा के से जुड़े हैं। ठीक है, व्यवसायिक संरक्षा जो भी है व्यवसाय उससे जुड़े हुए हैं। दीज 5 एक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो these 5 articles, legislation or act are very very important for this examination दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। द फैक्ट्रीज एक्ट, इसके जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस फॉर दीज एक्ट्स, definitely they are going to ask, and many previous questions paper also you can see they have asked questions based on these acts। ठीक है, तो ये दोस्तों ये हमारी लेबर लॉ की ई बुक में भी है दोस्तों। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज और ई बुक ऑल्सो। ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ें कवर की गई हैं संक्षेप में। ठीक है, चलिए वी विल स्टार्ट टुडे, वी विल डिस्कस दिस। ठीक है, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्राई टू कवर ऑल दिस एक्ट्स 1 by 1 सिंगल डे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फैक्ट्रीज एक्ट जो है, जो फैक्ट्री अधिनियम जिसको बोला जाएगा। ठीक है, फैक्ट्री अधिनियम जो है, जो कारखाना अधिनियम 1948, जो कि सबसे बेसिक एक्ट है जो ये लेबर लॉ या फैक्ट्री से जुड़ा हुआ। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ से जुड़ा हुआ। दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट एक्ट। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी देयर इज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड।
how it was created, when it was created. Sometimes they are asking in UPSC examination what are the timelines, ठीक है. Like first Factory Act in India was enacted in when it was in 1881, ठीक है दोस्तों. When it was 1881, at the time of Lord Ripon was Viceroy. At the time the first Factory Act was enacted, ठीक है. ये इसके बहुत सारे उसके बाद इसमें amendments हुए. Then finally 1948 was the comprehensive amendment. That's why it is known as 1940 Act, ठीक है. क्योंकि 48 में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ. That's why this act is known as 1940 Factory Act, right? अभी तो फिलहाल ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके गवर्नमेंट हैज़ गिवन 4 न्यू लेबर कोड्स, ठीक है दोस्तों, वो भी हम आगे चल के देखेंगे. सो गवर्नमेंट हैज़ कंबाइंड 4 न्यू लेबर कोड्स, ऑल एग्जिस्टिंग 29 legislations in 4 labor codes, ठीक है. But still in examination and these provisions are applicable. Some they can ask in examination because new labor code is not fully implemented till now, because as we know labor, आपको पहले बताया था labor किसका subject है. Labor is part of which schedule? Already we have discussed, friends, you should know. लेबर किस में है? लेबर इज पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का पार्ट है, ठीक है. ये समवर्ती सूची में है, जिसका मतलब क्या होता है कि इस पे सेंट्रल और स्टेट, राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है. राज्य क्या करते हैं, नॉर्मली केंद्र क्या करता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है, एक ड्राफ्ट बिल्स बनाता है कि राज्य सरकारें उसको फुली इम्प्लीमेंटेशन वे में उसको फॉलो अप करती हैं. बट इन केस ऑफ सम कॉन्फ्लिक्ट और सम उनके ऊपर डिस्प्यूट होता है, देन सेंट्रल, इफ सेंटर हैज मेड एनी लॉ ऑन दैट टॉपिक, द सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल. ये सिंपल पॉलिटी का एंगल से है दोस्तों. पॉलिटिकल एंगल जो इसका पॉलिटी एंगल है, लीगल एंगल है, तो दिस इज द लीगल एंगल ऑफ दिस लेबर सब्जेक्ट, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो एज आई टोल्ड, इट फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड इन 1881. देन सो मेनी अमेंडमेंट्स, लाइक यू कैन सी 1922, 1934, 1940. This was the major amendment. That's why it is known as 1948 Factory Act. इसमें 76 में भी अमेंडमेंट हुआ, 87 में हुआ, ठीक है. चलिए यहाँ पे देखिए, एक है इंपॉर्टेंट एक्ट है कि फैक्ट्री और इंडस्ट्री आर आल्सो इंटरचेंजेबल, बट ऐसा नहीं है. इंडस्ट्री एक स्टडी एंड सिस्टमेटिक एक्टिविटी को बोलते हैं विच ट्रेड इज ऑर्गेनाइज्ड, वेयर फैक्ट्री रिफर्स टू द प्लेस वेयर सेंसिटिव और सच एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन, ठीक है. तो फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री उस प्लेस का नाम है जहां पर ये सारी एक्टिविटीज कैरिड आउट होती हैं दोस्तों. सो फैक्ट्री refers to the place where such activities are carried on. Industry is a systematic activity, ठीक है. They may ask in statement action, so you should know, right? चलिए, entire day-to-day activity placed in factory is governed by Factories Act. बहुत important है कि suppose there is one factory, whatever day-to-day activities is being performed in that factory, it will be governed by the Factory Act 1948. Means what are the provisions, how it should be there, what are the minimum condition like health, safety, welfare of the workers inside factory, working hours, minimum wage to work, leave with pay, etc. all will be governed as per the Factories Act 1948, right? तो ये तो हुआ फैक्ट्री एक्ट. अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फंडा है दोस्तों कि ये इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर तक भी इसका एक्सटेंशन है, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल इन जम्मू कश्मीर ऑल्सो, ठीक है, पूछ सकता है. सो दिस एक्ट एक्सटेंड टू, बिकॉज अर्लियर व्हाट वाज हैपनिंग, सम एक्ट्स वर नॉट मींस एप्लीकेबल इन JNK ड्यू टू स्पेशल कंडीशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ JNK, बट नाउ यू नो JNK is removed, special status of Article 370 is removed. So, but earlier also it was applicable. This Factories Act 1940 was applicable to Jammu and Kashmir also. चलिए, ठीक है दोस्तों. यहाँ पे देखिए एप्लीकेबिलिटी का क्लॉज दिया हुआ है कि फैक्ट्री एक्ट जो है ये कहाँ पे एप्लीकेबल है. इसका बेसिक डेफिनेशन है दोस्तों कि वेयर इट इज एप्लीकेबल. दिस फैक्ट्री एक्ट इज एप्लीकेबल टू वेयर. तो कहता है कि ऑल फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 10 persons आर मोर व्हेन इट यूजेस पावर. इसका बेसिक डेफिनेशन है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए एकदम.
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 10 पर्सन एम्प्लॉय होने चाहिए, कितना 10 पर्सन। वेयर पावर यूज किया जाता है, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे पावर, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर केवल हाथ के मैनुअल लेबर का यूज होता था पहले, अभी तो कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर पावर नहीं यूज होता हो। तो ये डेफिनेशन उस टाइम बनाई गई थी, दैट्स व्हाई दे हैव गिवन द डेफिनेशन लाइक दिस। एंड इन केस ऑफ पावर वेयर इज यूज्ड, नो पावर इज यूज्ड, 20% मिनिमम देयर शुड बी देयर, ठीक है। तो 10% इन केस ऑफ पावर, 20% इन केस देयर इज नो एनी पावर यूज्ड, ठीक है। पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, राइट। बट नाउ इट इज नॉट एप्लीकेबल आई थिंक, बिकॉज एवरी इंडस्ट्री यूजेस पावर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और पावर, देयर इज नो सच इंडस्ट्री, तो यू कैन से, ठीक है, राइट। तो ये 10 एम्प्लॉई मान सकते हैं, ये इसका बेसिक डिफिनेशन है। चलिए अब यहाँ पे कहता है कि द मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर सेफ्टी रिलेटेड, गार्डिंग ऑफ मशीन, ठीक है, हेल्थ, क्लीनलीनेस, ड्रिंकिंग वाटर विद इन फैक्ट्री, washing and latrine facility within the factory, lunch rooms, restrooms, sitting arrangements, first aid and dispensary. All these part of this Factory Act 1948, means they are governed by this Factory Act, ठीक है। जो इसके provisions है, conditions है, all the applicability will be based on this act only, right? ठीक है। Facilities factory employing, sorry, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट क्लॉचेज हैं दोस्तों, जैसे कि 500 से ज़्यादा है तो वहाँ पे फर्स्ट एड वो होना चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर्स, कुछ प्रोविजंस हैं, डिस्पेंसरी होना चाहिए, देयर इज मोर देन 500, वी विल सी इन डिटेल। क्रेचेज वेयर मोर देन 30 एम्प्लॉयज, जहाँ पर 30 एम्प्लॉयज से ज़्यादा हैं, विमेन एम्प्लॉयज सॉरी, वहाँ क्रेच इज मैंडेटरी। देन वेलफेयर ऑफिसर वेयर 500 वर्कमैन आर एम्प्लॉयड, वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए जहाँ पर 500 से ज़्यादा है, ठीक है। स्पिटून्स होना चाहिए, स्पिटून्स मतलब कि थूकदान जिसे बोला जाता है, हॉलीडे विद वेजेज होना चाहिए, राइट। 1 डे फॉर एवरी डे वर्क, 1 डे रेस्ट होना चाहिए, वीकली आवर्स 48 आवर्स एडल्ट एंड 27 फॉर यंग पर्सन्स। These are the important provision as per the original act I am talking about. There may be some amendment as present, but these are the provision which was originally in the Factories Act, and but in question definitely they will ask as per the Factories Act 1948. They will mention, ठीक है, proper which act according to maximum of 5 hours of work, number of hours of work, weekly holiday, all those things are defined, right? We will see all those things. ठीक है, तो ये रहा हमारा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ILO कन्वेंशन हैव आल्सो नेसेसिटेड द मींस फॉर अमेंडमेंट फैक्ट्रीज एक्ट। ILO का सेटअप कब 1919 ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। तो एज पर एक्चुअली देयर आर सर्टेन कन्वेंशंस इन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, दे हैव डिफाइंड आल्सो मिनिमम सम स्टैंडर्ड्स फॉर लेबर वेलफेयर, लाइक minimum safety conditions, minimum age, minimum wages, all those conventions is defined under ILO and Factories Act. They need to also follow this also, ठीक है, that we will see in detail. चलिए, sorry, objective of this fact you can see for the welfare of, in nutshell we can say, for the welfare of workers and employees, protect human being from being subject to unduly hours of manual labors, ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होने से बचाने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, वेलफेयर के लिए, हेल्थ के लिए, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के रिलेटेड इसका ऑब्जेक्टिव है, हाउ टू प्रिवेंट। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुछ डेफिनेशंस आपको इसके अनुसार क्या है, बिकॉज कॉमन सेंस इज डिफरेंट, कॉमन सेंस इज डिफरेंट, बट एज पर दिस एक्ट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑल दोज टर्म्स दैट यू शुड नो, because as per labor laws you need to answer in the examination, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, दे हैव गिवन सेक्शन 2 में है। समटाइम्स एक्चुअली दिस सेक्शन नंबर इज नॉट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दे मे नॉट आस्क डायरेक्टली व्हाट इज द सेक्शन नंबर, बट स्टिल यू शुड कीप इन माइंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अंडर विच सेक्शन। तो लाइक यू कैन से सेक्शन 2 दे हैव डिफाइंड कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्ट्री, ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रिंस देयर ऑफ, ठीक है, वेयर 10 or more workers are working on the any day of preceding 12 months, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
कह रहा है कि ऐसा प्रीमाइसेस जहां पर 10 से 10 वर्कर एनी डे ऑफ एनी प्रीसीडिंग 12 मंथ्स का मतलब क्या है दोस्तों? सपोज आज से आपको पूछा जाए कि ये फैक्ट्री, तो पिछले 12 महीने में फ्रॉम टूडेज डेट द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने में अगर किसी एक भी दिन इफ देयर इज more than 10 workers are working, then this factories act will be applicable in that factory, right? इसका मतलब ये है कि किसी एक भी दिन अगर 10 से ज़्यादा वर्कर्स ने काम किया, सपोज मैं एग्जांपल बताता हूँ, सपोज कि आपके क्या करते हैं कि साल में केवल 4 दिन क्या हुआ 10 से ज़्यादा वर्कर काम किए, बाकी दिन किसी दिन 5 वर्कर थे किसी फैक्ट्री में, किसी दिन 6 थे, किसी दिन 8 थे, तो वेदर दिस एक्ट फैक्ट्री विल बी एप्लीकेबल फॉर दैट इंडस्ट्री और नॉट? What do you think? What is your answer? Actually, it should be, because as per definition, what is saying, on any day of preceding 12 months, if there is, तो यहाँ पे 4 दिन काम किए 10 से, एक भी दिन अगर काम किए होते 10 से ज़्यादा वर्कर, तो ये एक्ट यहाँ पे अप्लीकेबल होता। ठीक है, चलिए, तो आप क्लियर हो गया होगा आई थिंक डेफिनेशन क्या है इसकी फैक्ट्री की। जहाँ पे क्या है, विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट विथ एट अ पावर आर इज ऑर्डिनरी सो कैरिड, जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जा रहा है, जैसे कुछ चीज़ बनाई जा रही है, ठीक है, वहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग किसको बोला जाता है कि वन रॉ मटेरियल इज देयर, सपोज क्या है कि कुछ रॉ मटेरियल है एंड यू आर प्रोसेसिंग दैट रॉ मटेरियल एंड यू आर कन्वर्टिंग इनटू सम यूजफुल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा काम हो रहा है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ये वही सेम डिफरेंस जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जहाँ पे पावर है वहाँ पे 20 और मोर वर्कर लिमिट है, जो जहाँ पे पावर का यूज नहीं हो रहा है अगर मैनुअल वर्कर है, ठीक है, तो वहाँ पे 20 वर्कर्स का है, बट डेफिनेशन इज सेम सम मैन्युफैक्चरिंग। ये एक डेफिनेशन है फैक्ट्री का अंडर विच एक्ट सेक्शन 2, राइट। चलिए, दूसरा यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? हियर वी हैव मेंशन्ड ना, वी हैव सीन कि इन विच अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? हियर दे हैव डिफाइंड, ठीक है, means has been defined any process making, already told, altering, repairing, ornamenting, finishing, packaging, oiling, washing, cleaning, breaking up, demolishing, otherwise treating or adopting any article substance with abuse to use is sale, transport, delivery or disposal। देखिए, pumping oil, water, sewage or any substance, जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग पावर, कंपोजिंग टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग इंडस्ट्री, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिफिटिंग, फिनिशिंग, एक्सटेंसिव डेफिनेशन इज गिवन, इट कवर्स ऑल मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है, प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस कंप्लीट लेवल लॉ, ये पीडीएफ दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर, ठीक है, यू कैन परचेज दिस बुक इन 199 रुपीज, कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल द एक्ट्स, द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल वेयर यू कैन फाइंड ऑल द डिटेल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केसेज हैं दोस्तों कि इससे कुछ डिस्प्यूट हुआ, एक्चुअली देयर आर सर्टेन डिस्प्यूट कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किसको हम मानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, सॉल्ट वर्क्स कम विथ डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सॉल्ट वर्क, नमक बनता था जहाँ दोस्तों, सपोज नमक बनाने का कोई काम कर रहा है कोई, तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, इस पर डिस्प्यूट हुआ, कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस केस में अर्देसर एंड वर्सेस बॉम्बे स्टेट, दे विल नॉट आस्क केस नेम, बट दिस यू शुड नो कि कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सॉल्ट वर्क आल्सो कम्स विद इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि ट्रीटमेंट कर रहा है यहाँ एडॉप्शन ऑफ सी वाटर इनटू सॉल्ट, राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे देखिए एक और दिया है, केबी वर्मा जजमेंट, conversion of raw films into finished product was held to be a manufacturing process. It is saying that conversion of raw films, suppose कुछ मूवी मेकिंग का काम है जहाँ पे कि एक रॉ फिल्म है और उसको कन्वर्ट करके एक फिनिश प्रोडक्ट में बनाया जा रहा है दोस्तों, whether this is under manufacturing process or not, that was the case. So judgment क्या दिया कोर्ट ने, कोर्ट ने बोला yes, this is also part of this manufacturing process also, right.
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, दे मे आस्क, राइट, दे मे आस्क द प्रोसेस कि वेदर इट कम्स अंडर मैन्युफैक्चरिंग और नॉट। चलिए, तो ये हमने डेफिनेशन देखा। अभी तक क्या क्या देखा दोस्तों? हमने देखा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, ठीक है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, then what is the definition of manufacturing, right? What is the definition of manufacturing? Now, as per the Factories Act 1948, what is the definition of worker? What is the definition of worker? ठीक है, वर्कर की डेफिनेशन क्या पे यहाँ पे है? तो इसके लिए क्या है, सेक्शन 2(1) में, सेक्शन 2(1) डिफाइंस व्हाट डज अ वर्कर मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्कर। वर्कर मीन्स एम्प्लॉई। हम बार बार यूज करते हैं टर्म कि एक वर्कर कैसा होना चाहिए। वर्कर की डेफिनेशन क्या है? हु ऑल आर कवर्ड अंडर वर्कर डेफिनेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए दे क्या है कि अ पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली आर थ्रू एनी एजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दोस्तों, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, इसको आपको याद होना चाहिए। अ पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली आर थ्रू एनी एजेंसी इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, तो या तो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है या थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, विथ और विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठीक है, मैं आपको बताता हूं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का मतलब क्या है। ठीक है, वेदर फॉर रिम्यूनरेशन और नॉट। रिम्यूनरेशन मतलब कि वेतनमान, अगर उसको पैसे देना है कि नहीं देना है, वेजेस। रिम्यूनरेशन मॉनिटरी वेज अगर नहीं भी है तब भी स्टिल इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इन क्लीनिंग एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी और प्रीमाइसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है ये पूरा सब्जेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन। मतलब आर्म फोर्स के जो आर्मी के लोग हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे वर्कर के डेफिनेशन में, बिकॉज उसमें डिफरेंट क्लॉजेज है। बट एक्सेप्ट दैट ऑल विल कवर्ड अंडर द वर्कर डेफिनेशन। ठीक है, तो सिंपल सा इसका मतलब है दोस्तों, सपोज एक कंपनी है, एक पीएसयू है, सपोज पीएसयू का एग्जांपल लेते हैं। पीएसयू में क्या है, सब कुछ वर्कर हैं। वो पीएसयू क्या करता है कि कुछ वर्कर्स को थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, नॉर्मली आजकल क्या हो रहा है कि दे विल हायर सम वर्कर्स लाइक डेली वेजेस, डेली वेज बोलते हैं उनको, फॉर क्लीनिंग पर्पज, फॉर डेली वर्क, फॉर ऑफिस वर्क, फॉर अनस्किल्ड वर्क, फॉर पैकेजिंग, दे हायर सम डेली वेज वर्कर्स बट थ्रू सम कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, कैसे करते हैं? थ्रू सम कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर होगा, देन देयर विल बी द कॉन्ट्रैक्टर विल सप्लाई मैन पावर, राइट, ही विल सप्लाई सपोज 100,000, जो भी कह सकते हैं। ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, राइट। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि एनी वर्कर हु इज हायर्ड फॉर डायरेक्टली मतलब कि सपोज कुछ एम्प्लॉई हैं, डायरेक्टली भी इसके कुछ एम्प्लॉई हैं, राइट, सम एम्प्लॉइज आर डायरेक्टली हायर्ड बाई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड दिस इज द कॉन्ट्रैक्टर थ्रू। इसमें 100 लोग हायर किए हैं, बट अल्टीमेटली ऑल आर वर्किंग इन दिस कंपनी ओनली, दिस फैक्ट्री ओनली, राइट। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से जो भी ये वर्कर हैं, ये दे विल ऑल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ वर्कर। ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इसको बोला जाएगा कि जो प्राइमरी एम्प्लॉयर कौन है, जिसके लिए काम कर रहे हैं फाइनली। तो ये प्राइमरी एम्प्लॉयर पीएसयू होगा। सपोज कोई एजेंसी है, कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी, कंसल्टेंसी है, वो मैन पावर प्रोवाइड कराती है। तो ये सारे कवर होंगे वर्कर्स के डेफिनेशन में। ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं इसके द्वारा, नो, ऑल विल बी कवर्ड अंडर द थ्रू directly or through contractor, they will be part of worker definition, right। चलिए, I think you must have understood, I have explained extensively, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए, ब्रॉडली स्पीकिंग वर्कर का डेफिनेशन क्या है, देखिए बताया कि फैक्ट्री का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ब्रॉडली फैक्ट्री कि हु इज एम्प्लॉयड आइदर डायरेक्टली और थ्रू एजेंसी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, राइट, ये इसका डेफिनेशन है। चलिए, अभी यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगा और भी है, ऑक्यूपायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु इज द ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट एज पर द फैक्ट्री एक्ट। तो ये सेक्शन 2(n) में डिफाइन दोस्तों, डिफाइंस ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री मीन द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो क्या कहती है कि ऑक्यूपायर मतलब या ओनर, या जिसको बोलते हैं, ठीक है, ओनर ऑफ द कंपनी, हु, तो एज पर डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री एक्ट, who has ultimate control over the affairs of factory, जो अल्टीमेटली कंट्रोल करता है जो अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री, ही विल बी द कॉल्ड एज अ ऑक्यूपायर। ठीक है, तो इन केस ऑफ एसोसिएशन, ये देख लीजिएगा आपने डेफिनेशन। ठीक है, इन केस ऑफ फैक्ट्री ओन्ड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटीज, तो उस केस में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, दे विल बी कॉल्ड एज ऑक्यूपायर।
ठीक है, ऑक्यूपायर उनको बोला जाएगा। लाइक पीएसयू के केस में अगर सेंट्रल पीएसयू है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज द ऑक्यूपायर, स्टेट पीएसयू है देन स्टेट गवर्नमेंट विल बी द occupier because they will have ultimate control over the affairs of the factory. In case of public sector companies, CPSU, state PSU, ठीक है, in the whatever the case, right. चलिए, तो ये हमने अभी तक बेसिक डेफिनेशन देखा दोस्तों। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं दोस्तों कि एडल्ट मीन्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडल्ट एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है दोस्तों, तो आपको ये याद होना चाहिए। ये पीडीएफ प्लीज बाई दिस पीडीएफ ई बुक, लेबर लॉ ई बुक पीडीएफ प्लीज बाई जस्ट 199 रुपीज। आपको पूरा कंटेंट मिलेगा दोस्तों, जस्ट आप विद इन 5-6 आवर्स में ये पूरी बुक पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं जब जरूरत हो। इसमें ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर मेंशन्ड, ठीक है, यू कैन सी हियर, ठीक है। तो ये एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, सेक्शन 2A डिफाइन करता है इसको। 18 साल जिसने कंप्लीट कर लिया है उसको एज पर इस फैक्ट्रीज एक्ट उसको एडल्ट माना जाता है, राइट। चलिए दूसरा डेफिनेशन देखिए, एडोलसेंट। एडोलसेंट मीनिंग मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज बट हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। इसको वयस्क बोला जाएगा दोस्तों हिंदी में शायद। एडोलसेंट, एडोलसेंट जो कि 18 साल से कम है एंड 15 साल कंप्लीट कर लिया है, तो 15 से 18 साल के बीच वाले को क्या बोला जाएगा, एडोलसेंट मीन बोला जाएगा, राइट, वयस्क, ठीक है। चाइल्ड मीन्स क्या है, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दोस्तों। चाइल्ड किसको बोला जाएगा इसमें फैक्ट एज, 15 साल से कम जो है दोस्तों, 14 साल नहीं दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 14 साल वो दूसरे एक्ट्स में है, बट यहाँ पर एज पर फैक्ट्रीज एक्ट चाइल्ड की जो मीनिंग है वो है 15 साल से कम के व्यक्ति को चाइल्ड माना जाएगा, राइट। तो आपको ये तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। एज पर फैक्ट्रीज एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज पर विच एक्ट दे आर आस्किंग, बिकॉज देयर इज सम नो इनकंसिस्टेंसी, सम एक्ट child they assume 14 years, sometimes they 15 years, so very important. As per this fact is in 1948, this is the definition. दूसरा डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज द कैलेंडर ईयर मीन्स। हम बात करते हैं कि कैलेंडर ईयर किसको बोला जाएगा, ड्यूरेशन। एक कैलेंडर ईयर होता है दोस्तों, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, आपको पता होगा। नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर दूसरा है, कैलेंडर ईयर दूसरा होता है। तो यहाँ पे कैलेंडर ईयर का मतलब क्या है कि जनवरी से, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी इन एवरी ईयर, ठीक है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो मीनिंग है दोस्तों उस कैलेंडर ईयर बोला जाएगा, नॉर्मल कैलेंडर ईयर इफ दे आर टॉकिंग। फाइनेंशियल ईयर दोस्तों आपको पता है कब से होता है, 1 अप्रैल से लेके कब तक, 31 मार्च तक, राइट। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये डेफिनेशन जरूरी है, राइट। चलिए दूसरा डेफिनेशन क्या है नेक्स्ट, यंग पर्सन। यंग कौन है, हु इज आइदर अ चाइल्ड और एन एडोलसेंट, उसको यंग बोला जाएगा, ठीक है। यंग पर्सन को चाइल्ड हो, चाइल्ड मतलब कि 15 साल से कम है, एडोलसेंट मतलब कि वो 18 साल से कम है, जो दोनों को चाइल्ड यंग पर्सन की डिफरेंस। डे मीन्स, आप बोलते हैं डे का मतलब क्या है दोस्तों, डे मतलब कि 24 आवर्स बिगिनिंग एट द मिड नाइट में शुरू होगा दोस्तों डे, ऐसा नहीं कि सुबह शुरू होगा। ये भी बहुत डिफिनेशन एज पर द फैक्ट्री है, क्योंकि फैक्ट्रीज में क्या होता है नॉर्मली देयर विल बी मल्टीपल शिफ्ट मतलब कि 8 घंटे की शिफ्ट चले, किसी की नाइट शिफ्ट होती है, किसी की डे शिफ्ट होती है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन होता है। दैट्स व्हाई दे हैव डिफाइंड वेरी क्लियरली। तो डे मतलब दिन, मतलब किसी भी शुरुआत जो कंपनी की होगी वो कब से होगी, एट द बिगिनिंग ऑफ मिड नाइट, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, राइट। वीक मीन्स क्या है, सप्ताह का मतलब क्या है दोस्तों सॉरी, वीक मीन्स पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिन का ड्यूरेशन, बिगिनिंग एट द मिड नाइट ऑन सैटरडे नाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि वीक हमारा कब से शुरू होता है, मंडे से। नॉर्मली हमारे में क्या होता है कि सप्ताह की शुरुआत जो होती है कब से होती है, मंडे से। नो, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट बिगिनिंग ऑफ द वीक इज फ्रॉम मिडनाइट ऑन सैटरडे नाइट, ठीक है। सैटरडे नाइट के आधी रात को 12 बजे से हमारा जो है डे का वीक स्टार्ट हो जाता है, राइट, ठीक है। तो वीक का जो फर्स्ट डे होता है वो कौन सा दिन होता है दोस्तों, संडे विल बी द फर्स्ट डे ऑफ वीक एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट। कौन सा, संडे, राइट।
ये पहला दिन होता है, दिस इज फर्स्ट डे ऑफ वीक, ठीक है। बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है बट एज पर एक्ट यू नीड टू आंसर, ठीक है। तो संडे विल बी द फर्स्ट डे ऑफ वीक एज पर द फैक्ट इज एक्ट, ठीक है। या चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, as per if they want to change anything then chief inspector of factories he can change also, but in normal condition this is the definition, right। पावर मीन्स क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमीटर, ये प्राइम मूवर मीन्स देख लीजिए इंजन के जो इसे ट्रांसमीटर, ये सब चीज़ें दी हुई डिफाइन की हुई हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, नॉट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल यू शुड जस्ट गो थ्रू, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ रहा है हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू, बिकॉज आई एम लिटिल बिट फास्ट because we don't have much time, I need to cover a lot of topics, so that's why I am just moving little bit fast। तो ये सारी डेफिनेशन हमने देखा, एडल्ट, कैलेंडर डे, चाइल्ड मीन्स, यंग मीन्स, फैक्ट्री मीन्स, ऑक्यूपायर मीन्स, ये सारी चीजें हमने कवर किया। चलिए राइट, तो ये सारी चीजें दी हैं जिसमें बहुत सारी चीजें डिफाइन है दोस्तों, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए, इसमें बहुत सारी स्मॉल चीजें भी हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, थोड़े प्रोविजंस देख लेते हैं फटाफट, जस्ट वेरी क्विकली। यू कैन गो थ्रू दिस बुक वंस यू परचेज, ठीक है। आपको ये PDF मिल जाएगी जिसमें आप ये पूरा प्रोविजन रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड दोस्तों कौन कौन से प्रोविजन है, तो हमने बताया था कि दिस फैक्ट्रीज एंड अनफोर्डेड क्या करता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करता है, हेल्थ, सेफ्टी, ऑक्यूपेशन, वेजेज, ऑल दोस थिंग। क्लीनलीनेस, सफाई, स्वच्छता और सफाई कवर करता है इस सेक्शन 11 के अनुसार, ठीक है। ये सेक्शन नहीं पूछता बट सम टाइम दे मे आस्क ऑल्सो। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लुएंट्स, ठीक है, सेक्शन 12। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, सेक्शन 13। डस्ट एंड फ्यूम्स, 14। आर्टिकल ह्यूमिडिफिकेशन, 15। ओवर क्राउडिंग, 16। लाइटिंग, 17, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे प्रोविजंस डिफाइन है, इसके अंदर मिनिमम स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं कि ड्रिंकिंग वाटर, सेक्शन 18, जैसे इसमें क्या है दोस्तों कि अगर 250 वर्कर्स से ज़्यादा है किसी भी फैक्ट्री में तो एक ड्रिंकिंग, ठंडा पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो इस पर थूकदान होना चाहिए, लैट्रिन यूरिनल्स होने चाहिए, ऑल दोस थिंग्स। एंड यहाँ पे डिफाइन है कि मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी सेपरेट वॉशरूम, ऑल दोस प्रोविजंस आर डिफाइंड दैट we are not expected to read in details but still you should know important provisions। वेलफेयर प्रोविजन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेलफेयर कहाँ का, ये सेक्शन 42 से लेके 50 तक में है। वेलफेयर प्रोविजन मतलब कि जो भलाई के लिए, जो उसके वेलफेयर के लिए कुछ एक्टिविटीज हैं कि एम्प्लॉय के लिए जो भलाई के लिए, उसकी अच्छाई के लिए कुछ ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं जो उसको हेल्प करेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए सेक्शन 2 में, फर्स्ट एड अप्लायंस होना चाहिए सेक्शन 55 में। यहाँ देखिए कि फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए अगर वहाँ पे 100 से ज़्यादा वर्कर हैं, ठीक है, शुड हैव ऑल इवेंट, ठीक है, राइट। ये सारे प्रोविजन दिखाई दे बट दोस्तों पूछा जा सकता है नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए कि अगर 500 से ज़्यादा वर्कर हैं तो एक एम्बुलेंस रूम भी होना चाहिए। दिस ऑल्सो दे हैव आस्क्ड मेनी टाइम्स, दिस प्रोविजंस यू शुड नो दोस्तों, ठीक है। इन केस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एक्सीड्स 500 देयर शुड बी अ एम्बुलेंस रूम, राइट। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, ये आपको याद होने चाहिए। कैंटीन फैसिलिटी किस सेक्शन में, सेक्शन 46। एवरी फैक्ट्री वेयर नंबर ऑफ वर्कर्स एक्सीड्स 250 से ज़्यादा वर्कर हैं, देन स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट ओनर्स फैक्ट्री टू प्रोवाइड एंड मेंटेन अ कैंटीन फॉर द वर्कर्स, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनेजिंग कमिटी फॉर कैंटीन, दिस इज ऑल्सो डिफाइंड। दे मे आस्क द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनेजिंग कमिटी इज मेंशन्ड इन विच एक्ट, लाइक दैट दे आर मे आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ 250 से ज़्यादा किसी कंपनी में अगर किसी फैक्ट्री में वर्कर्स हैं तो एज पर दिस एक्ट स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है कि आपको कैंटीन सुविधा प्रोवाइड करानी है, ठीक है, राइट। यहाँ पे देखिए और शेल्टर, रेस्ट रूम्स, लंच रूम्स भी प्रोवाइड करना होता है। अगर किसी कंपनी फैक्ट्री में अगर 250 से ज़्यादा वर्क हैं तो वहाँ पे एक क्या होना चाहिए, शेल्टर रूम होना चाहिए, रेस्ट रूम्स होना चाहिए, लंच रूम होना चाहिए। ऐसे नहीं सड़क पे खाना खा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं आपने देखा होगा, मोस्टली कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहुत एक्सप्लॉयटेशन आता है वर्कर्स को, बेसिक फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कराई जाती हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं दे विल नॉट प्रोवाइड एनी वेलफेयर और एनी फैसिलिटीज़, ठीक है। बेसिक ह्यूमनिटी एक एम्यूनिटीज़ है वो भी नहीं होता है, वॉशरूम नहीं होंगे, रेस्ट रूम्स नहीं होंगे, लंच रूम्स नहीं होंगे। इसलिए ये फैक्ट्री डिफाइन करता है कि जहाँ पे बट
इससे ज़्यादा है तो ये इन्फोर्स किया जा सकता है, उससे कम में भी हो सकता है, बट लीगली आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। बट इफ़ 200 से 250 से ज़्यादा है तो आप लीगली इन्फोर्स कर सकते हो एज पर दिस एक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्रिच बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। क्रिच मतलब कि जहाँ की जो महिलाएं हैं, वर्किंग महिलाएं, वो अपने बच्चों को ले जा सकती हैं। कहाँ, किस ईयर तक दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। 0 to 6 ईयर्स तक के बच्चे को, कितने साल के, 0 to 6 ईयर्स तक के बच्चे को महिलाएं क्या है, क्रिच ले जा सकती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, क्रिच होना चाहिए। इसका कंडीशन क्या है, सेक्शन 48 में डिफाइन है दोस्तों। ठीक है, कहाँ, जहाँ पर नंबर ऑफ वीमेन वर्कर एक्सीड 30, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 से ज़्यादा अगर महिला वर्कर हैं किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में, इफ़ देर इज अ 30 more than 30 women workers employees, then company should provide a crèche facility, right? यहाँ पे देखिए, स्पेशल रूम फॉर वर्कर्स बिलो 6 years of age, राइट, इंपॉर्टेंट है। ये 30 दोस्तों नंबर, 50 से कंफ्यूज मत होइएगा, एज पर फैक्ट ये 30 है, बट जो मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, 50 नंबर है वहाँ पे। उस एक्ट में क्या है, 50 नंबर मेंशन किया हुआ है एज पर द मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट, राइट। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एज पर मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट इट इज़ 50, बट एज पर दिस एक्ट इट इज़ 30, राइट। चलिए, वेलफेयर ऑफिसर सेक्शन 49, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि वेलफेयर ऑफिसर, तो एवरी फैक्ट्री वेयर 500 से ज़्यादा वर्कर हैं ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड इन द ऑक्यूपायर सेल एम्प्लॉय अ प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ वेलफेयर ऑफिसर। अगर 500 से ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉयड हैं तो देयर शुड बी अ वेलफेयर ऑफिसर, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेफ्टी प्रोविजन दोस्तों, सुरक्षा के लिए क्या किया गया है उनकी, ठीक है, सुरक्षा और संरक्षा, ठीक है। तो ये डिफाइन किसमें है, 21 से 41। सेफ्टी ऑफिसर अंडर सेक्शन 40 में डिफाइन है। अगर देर इज 1000 मोर देन 1000 वर्कर्स आर देयर, देन देर शुड बी अ सेफ्टी ऑफिसर। स्टेट गवर्नमेंट बाय नोइंग गेजेटेड में रिक्वायर ऑक्यूपायर, ठीक है। अगर किसी भी कंपनी में 1000 से ज़्यादा वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं, तो देन देयर शुड बी अ सेफ्टी ऑफिसर एंड इट कैन बी गाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, राइट। चलिए यहाँ पे देखिए, पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर। तो सेक्शन 48 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक एनी रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन को चेंज करना है, अगर उसको सप्लीमेंट करना है, कुछ स्पेशल डायरेक्शन देना है, देन हु इज द ऑथराइज्ड बॉडी, ठीक है। तो इस केस में क्या है दोस्तों, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट में वो कंपनी फॉलो करती है, फैक्ट्री स्थित है, उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, आपको वो करेगी, राइट है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आंसर है, राइट। चलिए ठीक है दोस्तों, राइट, सॉरी। तो ये दोस्तों हमने डिस्कस किया क्या अभी तक, ये हमारा था फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है दोस्तों, फैक्ट्रीज एक्ट हमने डिस्कस किया दोस्तों। होप यू लाइक दिस इनिशिएटिव, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, ठीक है दोस्तों। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू हैव नॉट ज्वाइंड एनी टेस्ट सीरीज दोस्तों, अगर आपने लेबर लॉ के से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक नहीं पढ़ा है, कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है, तो आप इस 30 दिन में बचे हुए आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। एटलीस्ट आप इसको 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा विद इन 30 डेज, नो। आई एम ऑल्सो बीइंग एन एस्पिरेंट, मैंने 3 बार यूपीएससी क्रैक किया है, मेंस दिया है, इंटरव्यूज दिए हैं, आई नो। सो दस आई हैव प्रिपेयर्ड दिस कंटेंट एज पर द एस्पिरेंट्स ओनली, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं है दोस्तों, कोचिंग वाले जैसे करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं बहुत सारी चीज़ों में। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ जो फैक्ट है, ठीक है। तो आप अगर कहीं कोचिंग नहीं ज्वाइन किए हैं दोस्तों, इफ़ यू हैव नॉट ज्वाइन कोचिंग और इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। डेफिनेटली इस 30 दिन में आपको एटलीस्ट जो लेबर लॉ है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, और जो सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया है, वो टॉपिक्स में आपको 80% क्वेश्चन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट, ठीक है। तो उसके लिए आप अगर टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड दोस्तों, 10 टेस्ट हैं, इसमें देखिए सब कुछ मिलेगा आपको, जस्ट 199 रुपीज, वेरी नॉमिनल फी I have kept just so that you can feel the importance of this
इनिशिएटिव। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ में पैसा खर्च करते हैं तो आपको थोड़ा सीरियसनेस होता है, आप उसको वैल्यू देते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट दिस जस्ट 199 रुपीज़ फॉर दिस इनिशिएटिव। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के द्वारा या इस नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा हमारे पास पहुंच सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।